हेलो गाइस, जय हिंद, शास्त्री काल सरानो गाइस। आज आपको करवाऊंगा मैटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बीएसएफ आरओ एंड आरएम एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं यहां पर सोल्यूशन करवाने वाला हूं। जो क्वेश्चन होंगे वो आपके स्क्रीन पर शो होंगे, तो आप क्वेश्चंस को वहां से पढ़िएगा और मैं यहां पर उसका सोल्यूशन करवाऊँगा। तो आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं होता है तो मैं तो करवाऊँगा, लेकिन आप अपने आप भी ट्राई करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है उसको चेक करिए। क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्न में से द्रव्य नहीं है। निम्न में से द्रव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, पूछ रहा है कि निम्न में से द्रव्य नहीं है। कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? तो द्रव्य क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो मैटर होता है, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, वो होता है द्रव्य। और जो ऐसा नहीं कर सकता वो मैटर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, कोयला, प्रकाश, लकड़ी, कापर। तो प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश, प्रकाश क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए इसका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा एफोर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे लिए भी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा। यम द्रव्यमान के लुप्त होने पर जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? अगर उसकी चर्चा की जाए तो आइंस्टीन ने बताया था mc², यानी कि जो द्रव्यमान है, यानी कि जो मास है वो m रहेगा, और जो प्रकाश जो है, प्रकाश यानी c, प्रकाश का जो वेग है वो c रहेगा। तो mc² इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा वो अर्ग होगा। ठीक है, अर्ग जो होता है जूल का cgs मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, जो कि आप क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इस साइड क्वेश्चंस आप राइट करिए आराम से, और मैं यहाँ पर उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चंस आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रकृति में जल किस अवस्था में पाया जाता है? तो हमारे जो प्रकृति है उसमें जो वाटर है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो आपको पता है वो द्रव में भी पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, गैस में पाया जाता है। तो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठोस। ठोस यानी सॉलिड अवस्था में होता है, द्रव यानी लिक्विड अवस्था में भी होता है, और गैस यानी कि गैस अवस्था में भी होता है। जो वाटर होता है तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा अगर बात करें तो गैस में होती है, फिर द्रव में होती है, और फिर ठोस में होती है। सबसे कम होती होगी इसमें। तो जो ठोस में अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है द्रव के अणुओं से कम, यानी कि डी आंसर इसका राइट हो जाएगा, द्रव के अणुओं से कम। ठीक है, द्रव के अणुओं से कम होती है। द्रव के अणुओं से कम, द्रव के अणुओं से कम। और ठोस में स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, द्रव के अणुओं से कम। इस चीज़ को आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतरागुण बल अधिक होता है। अंतरागुण बल सबसे ज़्यादा किस में होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठोस में, द्रव में, गैस में। तो अंतरागुण जो सबसे ज़्यादा बल किस में सबसे ज़्यादा होता है? ठोस में ज़्यादा होता है। अंतरागुण मतलब होता है जो अंदर के जो पार्टिकल, मतलब कोई मैटर है उसके अंदर जो मतलब एक दूसरे को बांधे रखते हैं, वो होता है हमारा अंतरागुण फोर्स। जिसको बांधने की जो शक्ति होती है उसी को बोलते हैं। तो जो ठोस होता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, ठोस से कम फिर द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 5 का, ठोस में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। चलिए, क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिए। यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 6 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 की अगर बात करें तो जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाए तो जो वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब के बराबर होने की कंडीशन क्वथनांक में होती है, जिसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ियों पर जो होता है 100 डिग्री से कम ही पर जो होता है वाटर खोलने लगता है, उबलने लगता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्वथनांक हो जाएगा, यानी कि सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वथनांक इसको बोल सकते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक। ओके, क्वथनांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको यहाँ से दिख रहा होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी कि पदार्थ का ताप बढ़ा दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो मैं आपको बता दूं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ से आपको शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। मतलब कौन सा, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं और पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यौगिकों को प्रदर्शित करता है जिसमें यौगिक हैं। ठीक है, और यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से तत्वों से अधिक मिलकर बने होते हैं, ये यौगिक होते हैं। उनमें सरल गुणित अनुपात होना जरूरी नहीं है, ऐसा मॉडर्न थ्योरी ने बताया था, जो कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लास करवाई है। तो इसमें कौन सा ऐसा यौगिक है, आप ऑप्शन पढ़िए, ऑप्शन के हिसाब से आप ट्राई करिए, फिर मैं बता रहा हूँ इसमें। तो शहद, नमक, और दूसरा ऑप्शन है दूध, पानी, शहद और पानी, पानी और साबुन। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा गुण जो है यौगिकों को प्रदर्शित करता है। तो आप ऑप्शन देखकर ही समझ सकते हैं। क्या आप बताइए, क्या जो ऑप्शन आप लिखे हैं, आप बताइए कि शहद क्या यौगिक है या दूध क्या यौगिक है। तो जिसमें शहद या दूध आ रहा है वो ऑप्शन आप काट दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए। और जिसमें हमारा आ रहा है साबुन, और साबुन में क्या, साबुन और नमक आ रहा है, शायद क्या लिखा है इसमें, साबुन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, साबुन और साबुन और नमक। साबुन और, 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, 1 मिनट। पानी और साबुन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पानी और साबुन। क्योंकि पानी भी यौगिक, एक यौगिक होता है जो H2O का जिसका फार्मूला होता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। और आपके पास साबुन होता है, साबुन में आपको स्टीरेट मिलेगा या पॉमेट मिलेगा। ठीक है, स्टीरेट और पॉमेट क्या होता है, जब मैं आपको वनस्पति तेल पढ़ाऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि स्टीरेट और ये जो पॉमेट होता है क्या होता है, इसके बारे में आपको वहाँ पर क्लियर करा दूँगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, आपको अच्छे से करना है। और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है। इसमें भी पूछ दिया है कि मिश्रण बताइए। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मिश्रण है तो तूतिया, दूध, तो दूध वैसे भी मिश्रण नहीं होता है, आपको पहले मैंने बता दिया है। 1 मिनट रुक जाइए। कि का इसे चाक, धोने का सोडा, तो इसमें आपको मिश्रण की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, फिर आप देखिए कि इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या है मिश्रण है। तो मैं आपको बता दूं, दूध जो होता है वैसे भी मिश्रण नहीं आता है। मिश्रण में हम लोग इतनी जल्दी दूध को, वैसे दूध हो सकता है मिश्रण, लेकिन हम उसको इतनी जल्दी काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा मिश्रण है। तो आप देखिए पीतल, पीतल एक मिश्र धातु होती है। पीतल में क्या होता है, मिश्र धातु होती है, तो इसलिए पीतल मिश्रण है। तो पीतल वाला आंसर इसमें राइट हो जाएगा। और इसमें साबुन, चाक, धोने का सोडा, वायु, ऑक्सीजन मिश्रण नहीं होता, तो पहला आंसर काट दीजिए। ग्लूकोज, दूध संग दूध आ गया तो उसको काट दीजिए। और इसमें भी डी में दूध आ गया, तो इसका मतलब डी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि जो इसमें मिश्रण है वो पीतल है, पीतल है। ठीक है, पीतल मिश्रण है और उसके साथ में इसमें दूध भी दे रखा है और जल भी दे रखा है। तो मैंने बताया था जल ऑलरेडी मिश्रण होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लीजिए। 10 की अगर बात करूँ, फिर पूछ रहा है कि मिश्रण है, तो इसमें मिश्रण क्या होता है। तो इसमें साफ साफ देख लीजिए, जो टूथपेस्ट होता है, जो हम लोग उसको मंजन वगैरह करते हैं ऐसे करके, तो वो क्या होता है कि वो मिश्रण ही होता है। तो इसमें जो टूथपेस्ट इसमें दे रखा है, केवल ऑप्शन सी और डी में दे रखा है। और फिर दूध, स्याही, वायु, तो ऑक्सीजन वैसे भी मिश्रण नहीं होता है, मैंने पहले बताया। तो इसका जो 1 मिनट रुक जाइए। टूथपेस्ट, दूध, स्याही, वायु, और चौथे ऑप्शन में दे रखा है टूथपेस्ट, दूध, जल। तो इसमें दूध है, जल है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इसमें डी होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा, देखिए ऑक्सीजन वैसे भी मिश्रण है नहीं, तो ऑक्सीजन आ गया तो हट जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर होगा डी। टूथपेस्ट, दूध और जल जो होगा, इसमें दूध को काउंट कर लेंगे तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर शो नहीं होगा। वैसे 10 वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो जो स्याही होती है, यानी कि जो इंक पॉट होती है, वो भी मिश्रण ही होता है। तो अगर उसकी बात करें तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी भी राइट हो सकता है। तो अगर हम एक बार और अच्छे से पढ़ें क्वेश्चंस को, तो आप देखिए कि ऑप्शन डी भी राइट है। टूथपेस्ट, दूध, जल, और उसमें भी दूध आ रहा है। तो मिश्रण देखा जाए तो उसमें पूछ क्या रहा है कि मिश्रण है, यानी कि इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। इसका मतलब है कि जो सबसे अच्छा आंसर है उसको आप चूज करिए। तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन सी भी लगा सकते हैं हम लोग।
एंड सी, सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी भी इसका आंसर जो होगा एकदम राइट होगा, क्योंकि उसमें जो इंक आ रही है, जो इंक पॉट आ रहा है, स्याही आ रही है, वो भी इसका राइट आंसर बना रही है, क्योंकि वो भी इसका एक अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। तो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 आपको डिनोट कराता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अगर उसको पढ़ा जाए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो आपका क्या होगा, या तो तत्व वगैरह में आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, या फिर जैसे धातु, अधातु या उपधातु, ठीक है। इस तरीके के जो होते हैं वो शुद्ध मिश्र शुद्ध पदार्थ में काउंट हो जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, धातु कोई है यानी कोई मेटल है, तो मेटल सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन इन्होंने ज़्यादातर दे रखा है, ए बी सी में सिलिकॉन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, मिश्रण दे रखा है दूध, तो दूध जिसमें आ गया वो तो होगा नहीं, यानी कि ए वाला नहीं होगा। और फिर पीतल, पीतल भी मिश्रण होता है, तो उसका बी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि जो उसमें दे रखा है सिलिकॉन और ग्लूकोज, सिलिकॉन ग्लूकोज क्या है हमारे पास शुद्ध पदार्थ में काउंट हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरागुण बल नगण्य होता है। पूछ रहे हैं कि जो हमारे पास अंतरागुण बल होता है, मैंने कहा था ठोसों में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम किस में होता है, नगण्य होगी गैसों में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस, ठीक है। गैस में किस में होता है, गैस में होता है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 गैस यानी सी, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 11, 11 नहीं 12 है, यानी कि सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 13 देख लीजिए। 13 की अगर बात करूं तो पूछ रहा निम्न पदार्थ ऊर्ध्वापातज है। तो ऊर्ध्वापातज क्या होता है, आयोडीन, नौशादर, कपूर, तो इसमें नौशादर दे रखा है, तो इसका नौशादर है, नौशादर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला भी आप पूछ दिया जाता है NH4Cl, ये हमारे पास होता है नौशादर, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। आयोडीन भी होती है, कपूर भी होता है, ये भी हमारे मतलब इसी कैटेगरी में आते हैं। वो भी हमारे जब उनको गर्म करते हैं तो सीधे क्या होते हैं, द्रव अवस्था में नहीं आते हैं, सीधे गैस बन के उड़ जाते हैं। तो वही पूछ रहा है, ऊर्ध्वापातज का मतलब होता है शायद सब्लिमेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको। 14 देख लीजिए, क्रिस्टली ठोस है। पूछ रहा है क्रिस्टली ठोस कौन सी चीज़ है। तो क्रिस्टली ठोस जो होती है वो शर्करा होती है, शर्करा, शर्करा यानी शक्कर जो होती है, चीनी जिसको कहते हैं, वो क्रिस्टल ठोस होती है, आपको भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगातार शो हो रहे हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो किसी भी, आप ध्यान कर लीजिए, जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी पकने का एक ही रीज़न है, जो हमारा प्रेशर होता है वो एकदम बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है, तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, दाब बढ़ जाता है, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है। ये भी सही है, प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर भी इंक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 16 का आंसर देख लीजिए। पूछ रहा है कि गैस द्रव्य की वह अवस्था है, यानी कि गैस जो है द्रव्य की वह अवस्था है। अब देखिए मैं आपको कुछ आपको अवस्था यानी कि स्टेट के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो ठोस होता है, ठोस की क्या क्वालिटी है कि वो स्थान भी घेरता है और उसमें भार भी होता है। वो तो मतलब द्रव्य की बात मैंने बता दी कि द्रव्य वही है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है उसको द्रव्य कहते हैं। लेकिन ठोस द्रव्य इसमें, तो जो ठोस होता है उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, जो ठोस होता है। और जो हमारे पास द्रव होता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होता है यानी जैसे जल वगैरह हो गया, ये क्या करता है, जिस बर्तन में हो, जिसको द्रव को यानी कि जो लिक्विड होता है उसको जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेता है। लेकिन गैस होता है, इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका ना आयतन निश्चित है और ना ही वो, यानी कि इसका बी आंसर बिल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। ना तो इसका आयतन निश्चित है ना ही आकार। क्वेश्चन नंबर आप 17 देख लीजिए। 17 देखिए कि निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। तो उत्फुल्ल पदार्थ की अगर बात करें तो उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ वो होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन, मतलब मैं बोल सकता हूँ जिनके साथ, अगर शॉर्टकट की बात करें, जिनके साथ हाइड्रोजन लगे हों, मतलब जिसके साथ मैं बोल सकता हूँ जल लगा हो, उसको उत्फुल्ल पदार्थ कह सकते हैं। वो भी कैसे, मैं बोल देता हूँ कि उत्फुल्ल पदार्थ का मतलब होता है, जैसे मैं बोल दूँ Na2CO3 into 10H2, तो ये क्या हो जाएगा, उत्फुल्ल पदार्थ हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रस धावन सोडा इसको कहते हैं, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, उत्फुल्ल पदार्थ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है इसका बी आंसर राइट दे रखा है, इसमें जल लगा है, तो ये उत्फुल्ल पदार्थ हो जाएगा। एक आर्द्रता, इसका एक और होता है, एक होता है आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही क्या होता है, जो संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं और उनमें क्या होता है, जल नहीं होता है। कहने का मतलब ये क्या करता है, किसी को अपना ये जल दे सकता है, और वो जो होते हैं वो किसी को वो नमी पाकर जो होते हैं जल संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं बल्कि नमी ले लेते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर आप उनको अगर यौगिक की बात की जाए तो ज़्यादातर जैसे कि हमारे पास हो गया NaCl, ऐसे समझ सकते हो। और एक होता है प्रस्पंद वाले करके कुछ ऐसे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें भी सिस्टम यही होता है, पर वो संतृप्त विलयन बना लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो बता देता हूँ उनके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करी जाए तो बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं को धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। वायु में धीरे धीरे मिलने की क्रिया क्या होती है, आप उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। तो वायु में मिल जाने की क्रिया क्या कहती है, वेपोराइजेशन, वाष्पन कहलाती है, ठीक है। मतलब वायु में मिल जाने की जो भाप होती है ना, वो वायु में धीरे धीरे मिलते रहते हैं, तो उसको ही बोलते हैं वाष्पन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है। शर्माओ मत यार, इतना अच्छा सा पढ़ा रहा हूँ फिर भी शर्मा रहे हो। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए। 19 यहाँ से आपको शो हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 अगर देखिए तो 19 की बात करते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट शायद मैंने आपको पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो। कॉन्सेप्ट क्या, आपने कॉन्सेप्ट क्लास तो कहा है कि मत कराओ, प्रैक्टिस करा दो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब बर्फ़ पिघलती है, ठीक है, तो इसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा। बर्फ़ ठोस है, ठोस की स्थितिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अब वो पिघलने लगी है, यानी वो पानी बनने लगी है, और जब पानी बन जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा डिक्रीज कर जाएगी ना, तो राइट आंसर हो जाएगा घट जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर हो जाएगा, घटती है, यानी कि 19 का बी आंसर बिल भी राइट हो जाएगा, ठीक है, घटती है। इस चीज़ का एक कॉन्सेप्ट इसका और आता है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से दिखा है, क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए। 20 देखिए, 20 क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वापातन में सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है। अब ऊर्ध्वापातन की सर्वप्रथम क्रिया क्या होती है, मैं आपको बताऊं कि जब सब्लिमेशन होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जो नौशादर या आयोडीन या कुछ भी ऐसा पदार्थ रखा होता है जो सब्लिमेशन होता है जिसमें, तो वो क्या करता है, पहले बहुत ज़्यादा मतलब उसको गर्मी मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो उसके क्या होते हैं, जो गतिज ऊर्जा होती है, बहुत ज़्यादा अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इसका जो 20 का आंसर हो जाएगा कि गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। तो इसके लिए आपको बता दूं कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, धातु कौन सी पाई जाती है, अधातु कौन सी पाई जाती है और उपधातु कौन सी पाई जाती है। ये बहुत ज़रूरी है आपके बताने के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा धातु की बात करें वो एल्युमिनियम पाई जाती है, इसको याद करें। भूपर्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम। और जो हमारे पास अर्धचालक जिसे बोल सकते हैं, जो उपधातु आती है वो है हमारे पास सिलिकॉन। और सबसे ज़्यादा अगर कोई अधातु पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक। एल्युमिनियम धातु पूछ रहा है तो राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी 20-21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगर अभी तक आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सके तो उसको शेयर भी कर देना यार, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जब इतनी अच्छी क्लास चली रही है तो लोग इधर उधर क्यों भटके हैं, यहीं से प्रैक्टिस कर लें। मैं टॉपिक वाइज करवा ही रहा हूँ प्रैक्टिस, और आप लोग टेंशन ले रहे हैं। टेंशन नहीं लेना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी करा दूँगा। केमिस्ट्री में आप 100% जितना होता है सब करके आएंगे अगर मेरे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करूँ तो जल में घुलनशील अशुद्धियाँ, इसके अब देखिए जल में घुलनशील अशुद्धियाँ, अब आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि अगर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ तो इस पर प्रभाव क्या पड़ेगा। किसी में अगर हम किसी चीज़ में अशुद्धि मिला देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हमने जल में क्या किया, अशुद्धि मिला दी और कुछ भी मतलब डाल दिया, कंकड़ पत्थर कुछ भी अशुद्धि किसी भी प्रकार की मिला दी और उसको हमने क्या किया, गर्म किया, ठीक है।
तो उसका जो क्वथनांक होगा यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या करेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर क्वथनांक को कम कर देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, तो क्वथनांक को जो है बढ़ा देती है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्वथनांक गलत लिख गया है लेकिन कोई बात नहीं, क्वथनांक इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। अच्छा चलिए, इसका अगर गलनांक की बात करें, अशुद्धि मिल जाती है तो गलनांक जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। बात करूंगा हिमांक की, तो हिमांक जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चंस के साथ में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस तैयार करवा रहा हूँ, फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं यार। मस्त होकर पढ़िए, मस्ती में पढ़िए यार। मैं मस्ती में पढ़ा रहा हूँ। अभी आप 1-2 डायलॉग बोलूँगा, आप उसको देखना मेरी शॉर्ट वीडियो में। तो टेंशन मत लो यार, आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। 23 की अगर बात करूँ तो 23 में कहा जा रहा है हिमांक को, अच्छा हिमांक को बढ़ा देती हैं। इसमें कह रहा है हिमांक को बढ़ा देती हैं, क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, गलनांक कम हो जाता है और हिमांक जो होता है वो भी कम हो जाता है। हिमांक कम हो जाता है, सॉरी मैंने शायद बढ़ा दिया, क्वथनांक बढ़ता है और बाकी सब कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि नौसादर को नमक को पृथक किया जाता है। मतलब अगर हम लोग नौसादर यानी कि जो होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और नमक को एक घोल मतलब मिक्स कर दें, फिर उसको कैसे अलग अलग करेंगे। तो आपको पता है नौसादर क्या होता है, सब्लिमेशन। एक सब्सटेंस से वो तो उड़ जाएगा अगर उसको गर्म कर देंगे। तो जो ऊर्ध्वापातज जो होता है यानी कि सब्लिमेशन क्रियाविधि के द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं आसानी से, यानी कि सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। यानी सब्लिमेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं इसको, सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप देख लीजिएगा। 24, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हैं तो इसके आपसे बड़ा फिर कोई धोखेबाज इंसान नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी नहीं कर रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है यार। मैं आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूँ, कोई बार बार रिकॉल कराए तो उसकी बात पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 24 आप देखिए, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन आए। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इधर समझ लीजिए एक बार। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। रासायनिक परिवर्तन आप देखिए, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की अगर बात करूं तो जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसका मतलब वो होता है कि जैसे कि मान लीजिए परमानेंटली चेंज हो जाना। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, दूध से क्या किया, पनीर बना के तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये परमानेंटली पनीर से दूध नहीं बन सकता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। किसी चीज़ से कोई ऐसी चीज़ बन जाए जिससे दोबारा उस चीज़ को प्राप्त ना किया जा सके, तो उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें ये जो रिएक्शन होती है ये हमारे पास क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, यानी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि ये रिएक्शन जो होती है इरिवर्सिबल होती है। और अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो होता है, जो मैं बात कर रहा था, जो मतलब चेंजमेंट की बात करूं तो इसको इस वाली चीज़ से इसको बना दिया, फिर इस वाली चीज़ से इसको नहीं बना सकते। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, तो इससे आप रासायनिक परिवर्तन समझ गए। अब मैं बात करूंगा भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, आप इसको ध्यान कर लीजिए। भौतिक परिवर्तन क्या मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ से हमने किसी चीज़ को बनाया है और फिर हम उसी चीज़ को प्राप्त कर लें, वो हमारे पास भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे मैं बात दूँ बल्ब का जलना एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए एक बल्ब है। ठीक है, बल्ब है, न्यूटन का बल्ब ले लीजिए। न्यूटन ने बनाया था, किसने, वो एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब की खोज की थी, वो बल्ब ले लीजिए। उसमें क्या किया हमने, करंट को फ्लो कर दिया, यानी कि अब वो उस मतलब पहले जलता नहीं था, उसमें करंट फ्लो हो गया, वो जलने लगा। अब हम चाहें तो उसको करंट को अलग कर दिया, हमने स्विच ऑफ कर दिया, करंट अलग हो गया, बल्ब अलग हो गया। यानी कि हम लोग अगर किसी चीज़ को एक मिक्स करके फिर अलग अलग कर लेते हैं
और हमको अलग अलग वो चीज़ें फिर मिल जाती हैं, तो वो हमारे पास भौतिक परिवर्तन हो जाता है। कोई एग्जाम्पल अगर आपको भी ऐसा याद आ रहा हो भौतिक परिवर्तन का तो आप बता दीजिए। मैंने अभी यहाँ पे करवाया था कि मतलब NH4Cl और नमक को अगर एक में मिक्स कर दें, ठीक है, और फिर उनको एक प्रोसेस के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं ना, तो वो भी भौतिक परिवर्तन का आंसर हो जाएगा। मैं बात करूँ जैसे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं बताऊं तो वो इससे कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। आप आंसर देखिए इसमें 24 में देखिए, निम्नलिखित में से सबसे रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो इसमें ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन होंगे। यानी कि आपको इसमें ढूंढना है भौतिक परिवर्तन। तो देखो, दूध का सड़ना तो रासायनिक परिवर्तन हो गया, जल का निर्माण, और फिर आता है कोयले का जलना। कोयले का जलना जो होता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन ही है, हमको भौतिक परिवर्तन चाहिए। बाष्प का बनना, बाष्प का बनना भौतिक परिवर्तन होता है, इसको आप याद कर लीजिए। बाष्प का बनना ये भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। क्यों होता है? पानी से बाष्प बनता है और बाष्प से पानी बन जाएगा, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। और इसमें देख लीजिए चौथा आंसर, जल का निर्माण। जल का निर्माण हो जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है। तो जल का निर्माण, अब जल से क्या हम लोग जल का निर्माण करते हैं ना, तो जल से क्या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसका कुछ प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन जो एप्रोप्रिएट आंसर यही है, बाष्प का बनना, ठीक है। ये ज़्यादा इसका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, तो इसी को आंसर करेंगे। वैसे हम लोग जल के बारे में भी सोच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। धातु के बर्तन में दूध रखा है, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो मैं अगर बताऊं, अगर बर्फ़ के टुकड़े किसी भी चीज़ के चारों ओर रख दिए जाएं, यानी कोई भी चीज़ है उसके चारों ओर हमने क्या किया, बर्फ़ के टुकड़े रख दिए, तो वो चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा। आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा पड़ी होगी, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट इसमें लग जाता है। तो जब ऐसे कर देंगे तो वो चीज़ जल्दी ठंडी हो जाएगी, यानी कि चारों बर्तन को ढककर बर्फ़ के चारों ओर रखा जाए। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, आप पढ़ लेना। जब बर्फ़ को बर्तन के चारों ओर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 26 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा तत्व है, यानी कौन सा मेटल है भैया, कांच, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है, Mg जो होता है वो मेटल होती है, ठीक है, जो कि इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है। तो ये हमारे 26 क्वेश्चंस थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनके साथ साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है, तो आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी मैंने आपको ये बताया है, इसका आप कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, वो अपने आप माइंड में, जहन में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। और क्वेश्चंस कैसे लगे ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि आप हमसे संतुष्ट हैं या नहीं हैं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर मेरी वीडियो जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक होगा, मेरे अबाउट में लिखा होगा, मेरा मोबाइल नंबर होगा, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाएं। और मेरे शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसको ज़रूर दूसरों के पास शेयर करें, उसको स्टेटस लगाएं, क्योंकि वो मैं एक यूनिक बात बोलता हूँ, काफ़ी विचार करने के बाद उस बात को मैं कहता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।